की बात रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 74वां स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का दिन है, लेकिन कल का जश्न पिछले 73 सालों से बिल्कुल अलग होगा। उत्साह तो होगा, जोश भी होगा, लेकिन रौनक पहले जैसे नहीं होगी। रस्में तो पूरी होंगी, लेकिन बहुत कुछ सांकेतिक होगा, क्योंकि कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है और बहुत कुछ बदलने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए आज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कल स्वतंत्रता दिवस पर जो समारोह है उसमें क्या क्या बदलाव होगा। कल लाल किले की तस्वीरें पिछले सालों के मुकाबले कितनी बदली होंगी। लेकिन इसके साथ साथ सबके मन में एक सवाल यह भी है, कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को क्या सरप्राइज देंगे, अपने संदेश में क्या कहेंगे, देश के लिए कौन सा नया लक्ष्य तय करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कल नरेंद्र मोदी की स्पीच की हाइलाइट्स क्या हो सकती हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी हर बार कोई ना कोई सरप्राइज देते हैं। वो जो कुछ कहते हैं उसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, जानकारी हासिल करना भी काफी मुश्किल होता है। 2014 में अपनी पहली स्पीच में नरेंद्र मोदी ने शौचालय की बात करके सबको चौंका दिया था। देश को खुले में शौच से मुक्त करने की बात की तो कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, लेकिन आइडिया बड़े काम का साबित हुआ। आमतौर पर नरेंद्र मोदी से पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे 15 अगस्त को लाल किले से अपनी उपलब्धियां गिनवाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस अवसर का इस्तेमाल नए आइडिया सामने रखने के लिए करते हैं, अपना विजन बताते हैं, अपने थॉट्स बताते हैं। एलपीजी कनेक्शन का आइडिया, दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ इंश्योरेंस का आइडिया, ऐसे कितने सारे आइडिया नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कल क्या आइडिया देंगे। कल अपने भाषण में नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाना है इसका जिक्र जरूर करेंगे। मेरी जानकारी है कि आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को आम जनता तक, जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए इसका जिक्र होगा। नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से यह बताएंगे कि इस काम को, आत्मनिर्भर भारत को देश की जनता के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ाया जाए। कल जाहिर है कोरोना का जिक्र भी होगा, हाइजीन की बात होगी, सफाई की बात होगी, कोरोना वॉरियर्स का जिक्र होगा। कोरोना के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान की बात भी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी मानते हैं कि भारत ने स्वच्छता अभियान न चलाया होता, देश की जनता इसमें इन्वॉल्व न हुई होती, तो कोरोना और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। अब नरेंद्र मोदी बताएंगे कि कोरोना से निपटने के बाद, इस महामारी पर काबू पाने के बाद बदली हुई दुनिया में भारत का अगला लक्ष्य क्या होगा, क्या रास्ता होगा। कल की स्पीच में किसानों का जिक्र होगा। हालांकि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्लान पर डिटेल में बात की है। 5 दिन पहले ही किसानों के लिए कई सारे आइडियाज दिए हैं। किसान रेल की बात की, गांव में कोल्ड स्टोरेज की बात की, किसान और कंज्यूमर के बीच से मिडलमैन हटाने की बात की। इन सारे रिफॉर्म्स का जिक्र कल स्पीच में होगा, लेकिन चूंकि इसके बारे में पहले वो विस्तार से बात कर चुके हैं तो इस पर ज्यादा फोकस शायद ना हो। कल नरेंद्र मोदी देश के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े इश्यूज हैं, इस पर अपना विजन देश के सामने रखेंगे। आपको ध्यान है कि कल ही यानी एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने नए टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे टैक्स असेसमेंट फेसलेस और पेनलेस हो, इसकी तैयारी कर ली गई है। टैक्स रिफॉर्म्स ऐसे कि टैक्स देने वालों को दिक्कत ना हो, उनकी इज्जत हो, हैरेसमेंट ना हो। इस आधार पर नरेंद्र मोदी यह भी बताएंगे कि टैक्स देने वालों का देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका योगदान क्या है और कैसे उनकी वजह से देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन यह भी बताएंगे कि ईज ऑफ बिजनेस से हमारी इकोनॉमी को कैसे मदद मिली और अर्थव्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर
आर्थिक सुधारों को लेकर नरेंद्र मोदी का विजन क्या है, इस पर जरूर बात होगी। अगर पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड देखें तो इस दौरान नरेंद्र मोदी ने हर उस विषय पर बात की है जो उनकी 15 अगस्त की स्पीच का हिस्सा हो सकता था। उन्होंने विकास की बात की, विश्वास की बात की, विजन की बात की, बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए। 1 अगस्त को डिजिटल इकोसिस्टम की बात की थी, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और डिजिटल इकोनॉमी पर उनका दृष्टिकोण क्या है, यह देश की जनता को बताया था। 5 अगस्त को अयोध्या में नरेंद्र मोदी ने कहा था कैसे भगवान राम परिवर्तन और आधुनिकता के सिंबल हैं, प्रतीक हैं, और कैसे श्री राम का नाम पूरे देश को जोड़ता है, एकता का आधार है। 7 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन पॉलिसी की बात की थी, बताया था कि नई शिक्षा नीति का फोकस नेशनल वैल्यूज पर होगा, राष्ट्र निर्माण पर होगा। इसलिए लगता है ये सारे विषय कल की स्पीच में नहीं होंगे क्योंकि उन पर डिटेल में बात कर चुके हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड देखें, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो भी कहा वो करके दिखाया। 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से पहले भाषण में नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत की बात की थी। 2019 तक देश को ओपन डेफिकेशन फ्री करने का लक्ष्य दिया था और वो पूरा करके दिखाया। इसके बाद उज्ज्वला योजना का ऐलान हुआ, देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा मुफ्त गैस कनेक्शन मिले। हर गांव में बिजली का आइडिया दिया, वो भी पूरा हुआ है। हर घर में नल और हर घर को जल, इसका आइडिया पिछले साल दिया था, इस पर काम हो रहा है। 2022 तक हर नागरिक को घर देने का वादा किया था। सरकार का दावा है कि इसका काम बहुत तेजी से हो रहा है। अब सवाल यह है कि कल नरेंद्र मोदी भारत के लिए, अपनी सरकार के लिए कौन सा लक्ष्य तय करेंगे, कौन सा सरप्राइज देंगे। यह बात जरूर है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम पहले से बिल्कुल अलग होगा। आजाद भारत के इतिहास में कभी इस तरह से स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस नहीं मनाया गया। कोरोना की महामारी को देखते हुए लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं। कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए रक्षा मंत्रालय ने स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं, इसकी डिटेल्स मेरे पास में है। लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में इस बार मेहमानों की संख्या बहुत लिमिटेड होगी। सीटिंग अरेंजमेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग होगी। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, इसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं। एक तस्वीर हमारे पास में है। सीटिंग अरेंजमेंट में 2 गज की दूरी को फॉलो किया गया है। कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के लिए कुर्सियां इस तरह लगाई जाएंगी जिससे हर गेस्ट के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनी रहे। गेस्ट के बैठने की जगह मार्क कर दी गई है। कुर्सियों को मार्क स्पेस में ही लगाया जाएगा। जहां गेस्ट बैठेंगे वहां पर इस बार वुडन फ्लोरिंग होगी। इस बार सिर्फ 4000 लोगों को इनवाइट किया गया है। इन 4000 लोगों में सरकार के मंत्री, अधिकारी, डिप्लोमेट्स, अलग अलग पार्टियों के नेता और मीडिया के लोग शामिल हैं। जिन लोगों को इन्विटेशन भेजा गया है वही कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे। इस बार के स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चे शामिल नहीं होंगे। ये एक परंपरा थी जो इस बार पूरी नहीं होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए बच्चों को नहीं बुलाया गया है। गेस्ट के आने जाने के दौरान एक जगह पर ज्यादा भीड़ न हो, एक जगह पर ज्यादा लोग न जुटे, इसलिए अलग अलग जगह बड़ी संख्या में मेटल डिटेक्टर डोर बनाए गए हैं। पार्किंग एरिया को भी कोरोना महामारी के हिसाब से तैयार किया गया ताकि पार्किंग एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह फॉलो किया जा सके। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। गेस्ट को जो इनवाइट भेजा गया है उसमें कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस लिखी गई हैं। इन्विटेशन कार्ड में गेस्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद निकलने की जल्दबाजी ना करें, पेशेंस दिखाएं। इन्विटेशन कार्ड के साथ भेजे गए रिक्वेस्ट कार्ड में लिखा है कार्यक्रम खत्म होने के बाद गेस्ट अपनी सीट के पास खड़े रहें। कमेंट्री बूथ से अनाउंसमेंट किया जाएगा गेस्ट को कब निकलना है। इन्विटेशन कार्ड के साथ ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी भी भेजी गई है। कोरोना को देखते हुए 15 अगस्त के कार्यक्रम में मेहमानों को एक तरह के प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। और प्रोटोकॉल क्या है? सभी मेहमानों को मास्क पहनना जरूरी है और हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना भी जरूरी है। कार्यक्रम स्थल पर मास्क और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल पर एंट्री करते वक्त मेहमानों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी
और इसके लिए 4 अलग अलग लोकेशन पर मेडिकल बूथ बनाए गए हैं। इन मेडिकल बूथ पर एंट्री के दौरान यह देखा जाएगा कि गेस्ट में कोरोना के सिम्टम तो नहीं है। इन चारों लोकेशन पर एम्बुलेंस भी मौजूद रहेंगी। ये मेडिकल बूथ राम पार्क, महादेव पार्क और 15 अगस्त पार्क में होंगे। लाल किले को अंदर और बाहर पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बार 15 अगस्त के कार्यक्रम में एक और बात अलग दिखाई देगी। 15 अगस्त को होने वाली सेरेमोनियल ड्रिल्स पर भी कोरोना का असर आपको दिखाई देगा। सभी सेरेमोनियल ड्रिल्स सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए किए जाएंगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल होने वाले जवानों की टीम के हर मेंबर को पहले से ही क्वारंटीन में रखा गया है। कोरोना का खतरा है, देश में तेजी से कोरोना फैल रहा है, इसलिए सावधानी जरूरी भी है। स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसे टाला जाए, ये हो नहीं सकता, इसे रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए एक ही तरीका है, सावधानी के साथ, थोड़े कम तामझाम के साथ आजादी का दिन मनाया जाए। ये सबके हित में है और यही किया जा रहा है। आप भी घर में रहकर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को देखें, अपने घर में तिरंगा फहराएं, अपनी सोसाइटी में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आजादी का दिन मनाएं, जश्न मनाएं। जहां तक लाल किले पर होने वाले प्रोग्राम का सवाल है, तो इसकी एक एक तस्वीर, एक एक डिटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण और उसका विस्तार से विश्लेषण आप इंडिया टीवी पर लाइव देख सकते हैं। सुबह 6 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे राजघाट पर पहुंचेंगे। 7:15 बजे उनका काफिला लाल किले पर होगा और 7:45 पर मोदी देश को संबोधित करेंगे। राजघाट से लाल किले की हर तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। सुबह 6 बजे से ये हमारी स्पेशल कवरेज देखिए। जय हिंद। 73 साल में पहली बार 15 अगस्त की ऐसी कवरेज, 34 कैमरे हर एंगल से लाइव टेलीकास्ट करेंगे। नई दिल्ली से लाल किले तक जो होगा सबसे पहले दिखेगा। जय हिंद। 15 अगस्त पर अभूतपूर्व सीधा प्रसारण सुबह 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में नई बातें होंगी, नया लक्ष्य होगा। लेकिन आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस बीत गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने मुल्क को एड्रेस किया, लेकिन सिर्फ 11 मिनट बोले। 11 मिनट में 1 मिनट 10 सेकंड कश्मीर की बात की और बाकी वक्त देश की बदहाली का रोना रोते रहे। इमरान की स्पीच के बाद पाकिस्तान के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मालूम मुल्क को किस रास्ते पर ले जाना है। उन्होंने कहा इमरान खान कंफ्यूज्ड है। इमरान खान ने कहा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, मुल्क की माली हालत खराब है, खजाना खाली है, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके बाद वो कश्मीर पर आए। मैं पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई और बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम सबको आज पाकिस्तान की तरफ से मैं उन सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि सारा मुल्क आपके सामने खड़ा है। सारे मुल्क को एहसास है कि किस किस्म के जुल्म का आप सामना कर रहे हैं, किस किस्म की मुश्किलात आपके ऊपर डली हुई है। हम पूरी जद्दोजहद करते रहेंगे, पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक, पूरी आपके साथ, आपके लिए जद्दोजहद भी करेंगे, आपके साथ भी खड़े हैं और अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको आज़ाद करे, अल्लाह आपको वो हक दे जो आपको 70 साल पहले यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने आपसे वादा किया गया था, यूएन की रेजोल्यूशंस में, जो आपको हक मिलना चाहिए था कि आपने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना था। हम जद्दोजहद भी करेंगे, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। अच्छा तो ये होगा कि इमरान खान अपने मुल्क के आवाम की चिंता करें, कश्मीर की चिंता न करें। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में तो तरक्की हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में हालात बुरे हैं। जहां तक दुआ का सवाल है, दुआ भी अगर सच्ची हो तभी कबूल होती है। कश्मीर को लेकर इमरान खान के झूठ को पूरी दुनिया समझ चुकी है।
इसलिए अब ऊपर वाला भी इमरान खान की नहीं सुनेगा। जहां तक जद्दोजहद का सवाल है, तो जद्दोजहद तो पाकिस्तान बहुत कर चुका और इमरान खान खुद कई मौकों पर कह चुके, दुनिया में उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। चीन को छोड़कर दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क भारत के साथ खड़े हैं। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने डिप्लोमेसी, विदेश नीति भी अपने हाथ में ले ली है। सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक वहां के आर्मी चीफ जनरल बाजवा बात करने निकले हैं। लगता है कि चीजें धीरे धीरे इमरान खान के कंट्रोल से बाहर जा रही हैं और इसका दर्द आज इमरान खान की छोटी सी स्पीच में साफ झलका। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाता हूं पिंक सिटी आज कैसे लेक सिटी में तब्दील हो गई। 8 घंटे की बारिश से जयपुर में ऐसे हालात हो गए जो लोगों ने जिंदगी में पहली बार देखे। आज सुबह 5 बजे से जयपुर में जोरदार बारिश होनी शुरू हुई, जो दोपहर करीब 1 बजे जाकर बंद हुई। 8 घंटे में करीब 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, लोग बह गए, गाड़ियां बह गई, घर बहने की नौबत आ गई। शहर का ऐसा हाल हुआ जो जयपुर के लोग कभी नहीं भूलेंगे। निचले इलाकों को छोड़िए, शहर के पॉश इलाके भी पानी पानी हो गए। सचिवालय पानी में डूब गया। मुख्यमंत्री की कार और विधायकों की बस पानी में फंस गई। है ना हैरान करने वाली बात। मैं आपको ये सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। इस वक्त भी आप पानी का जो बहाव देख रहे हैं, उसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने शहर में कैसी तबाही मचाई। जयपुर में पानी की जो स्पीड आप देख रहे हैं, जिस तरह की लहरें उठ रही हैं, पानी की जैसी खौफनाक आवाज आ रही है, वैसी आमतौर पर पहाड़ी नदियों में होती है। लेकिन आज जयपुर में जितनी बारिश हुई, उसने पूरे शहर को तालाब में और गलियों को नदियों में तब्दील कर दिया। जयपुर में भयंकर बारिश की वजह से आज 4 लोगों की मौत हो गई। बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर संकरी गलियों में देखने को मिला। गलियां पतली, इसकी वजह से वहां पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। जो पानी की चपेट में आया, बह गया। इस तरह की एक तस्वीर आई है जिससे आप हालात का अंदाजा लगा पाएंगे। पानी की चपेट में आकर एक शख्स बहने लगा। लोग छत से चिल्ला रहे थे, लेकिन नीचे आने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। इस शख्स की किस्मत अच्छी थी कि आगे जाकर गली के एक कोने में मौजूद 2 लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस शख्स को चोट तो काफी आई, लेकिन उसकी जान बच गई। मैं क्या बोलूं उसको। पानी में लगा। अरे भाई साहब ठीक तो वो देखो, उसके लग गई, पैर गया, बच गया। वो नाली में घुस जाता तो गड़बड़ हो जाता। आपने सुना, बच गया, अगर नाली में घुस जाता तो गड़बड़ हो जाती। जयपुर में आज पानी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इंसान तो क्या, गाड़ियां भी बहने लगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कि जयपुर के ब्रह्मपुरी रोड इलाके की है। आप देख सकते हैं इतनी भारी भरकम कार भी किस तरह बह रही है। रात की बात यह थी कि कार के अंदर कोई नहीं था। अगली तस्वीर भी ब्रह्मपुरी के पठानी चौक की है। इस इलाके में 5 फीट तक पानी भर गया है। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में कारें पूरी तरह डूब गई। सिर्फ छतें ही छतें दिखाई दे रही हैं। जहां तक नजर जाएगी, पानी में डूबी कारें और दूसरी गाड़ियां नजर आएंगी। क्योंकि बारिश सुबह 5 बजे शुरू हुई थी और बारिश का जो रौद्र रूप था, उसको देखते हुए ज्यादातर लोग घर से बाहर नहीं निकले। गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी, इसलिए गाड़ियों के डूबने से किसी की जान नहीं गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जयपुर के नाहरगढ़ इलाके से आई। कार पूरी तरह डूबी हुई। ज्यादातर कारें और गाड़ियां जो पार्किंग में खड़ी थी,
वो डूब गई। लोगों ने खाली मैदान में गाड़ियां खड़ी की थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े मैदान में भी इतना ज़्यादा पानी भर जाएगा। लेकिन जयपुर में 8 घंटे हुई बारिश ने मैदानों को भी तालाब में बदल दिया और गाड़ियां डूब गई। एक दिल दहलाने वाली तस्वीर आई, एक बस पानी में फंस गई। हालांकि बस में सिर्फ 4-6 लोग ही थे, लेकिन बस में पानी देखकर उनकी सांसें अटक गई। सड़क पर बारिश का पानी 4 फीट था। बस के पहिए डूब गए, पानी बस के अंदर भर गया, बस की कुछ सीटें भी डूब गई। जो लोग बस में हैं वो भी सीट छोड़कर खड़े हो गए। पानी की फोर्स इतनी थी, इतनी तेजी से पानी आ रहा था कि काफी कोशिश के बाद भी मुसाफिर बस का दरवाजा बंद नहीं कर पाए। आप सोच सकते हैं कि बस में फंसे लोग के मन पर, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। अब आपको दिखाता हूं बारिश रुकने के बाद जब पानी कम होना शुरू हुआ तो क्या हालत थी। ये तस्वीर जयपुर की करीम कॉलोनी की है। देखिए गाड़ियां किस तरह मलबे में दबी हैं। जब भारी बारिश आई तो पानी अपने साथ मिट्टी को भी ले आया और बाद में पानी उतर गया, लेकिन गाड़ियां मिट्टी के नीचे दबी। कारें, ऑटो रिक्शा, बाइक्स सब मलबे में दबे। आप सोचिए इनका क्या हाल हो गया होगा, इन्हें बाहर कैसे निकाला जाएगा। इन गाड़ियों को निकालने के बाद मिट्टी की खुदाई करनी होगी और कार और बाइक तो क्या ट्रैक्टर तक दबे हुए हैं, तो कितनी खुदाई करनी पड़ेगी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी अपने साथ कितनी मात्रा में मिट्टी लेकर आया। बारिश और बाढ़ की वजह से सबसे दर्दनाक हादसा जयपुर के पास कानोता बांध में हुआ। यहाँ एक जीप तेज बहाव में बह गई। जीप में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई। हालांकि इसमें गलती ड्राइवर की भी है, उसे लगा कि पानी बहुत कम है, वो गाड़ी को निकाल लेगा, लेकिन जैसे ही जीप आगे बढ़ी वो गहरे पानी में चली गई। पानी की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए जीप कंट्रोल से बाहर हो गई और बह गई और एक बच्चे समेत 3 लोगों की जान चली गई। जयपुर शहरी नहीं बल्कि हाईवे पर भी बाढ़ का हाहाकार दिखाई दिया। जयपुर आगरा हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से मलबा रोड पर आ गया। इसकी वजह से एक साइड की रोड बंद करनी पड़ी और दूसरी साइड जाम की सिचुएशन पैदा हो गई। देर शाम को रोड से मलबा हटाकर ट्रैफिक को किसी तरह नॉर्मल किया गया। और अब आपको दिखाता हूं जयपुर शहर का वो हिस्सा जहां से पूरे राज्य का कामकाज चलता है। ये जयपुर के स्टेट सेक्रेटरीट की तस्वीरें हैं, सरकार के हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं। राज्य के सभी बड़े अधिकारी यहां बैठते हैं, सरकार का काम यहां से चलता है। लेकिन बारिश के कहर ने रिहायशी इलाके में न तो रिहायशी इलाके बच पाए और न सरकारी दफ्तर। सेक्रेटरीट के आगे की सड़क पूरी तरह डूब गई। भारी बारिश को देखते हुए जयपुर के ज्यादातर लोग तो घरों में कैद रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का, विधायकों का आज विधानसभा में जाना जरूरी था। आज चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को कॉन्फिडेंस मोशन पेश करना था, इसलिए वो अपने सारे विधायकों को बस में लेकर असेंबली जा रहे थे। इसी दौरान जोरावर सिंह गेट के पास उनकी बस भी पानी में फंस गई। ये जो वोल्वो बस देख रहे हो, इस वोल्वो बस में सचिन पायलट, अशोक गहलोत वगैरह उनके सारे विधायक हैं और वो खुद भी बैठे हुए हैं, उनकी कारें भी हैं और सब फंसे हुए हैं। अब आप कुछ थोड़ी देर में जोरावर सिंह गेट दिखने आया है और पानी बिल्कुल अभी भी ऊपर है, बहुत ऊपर है। अब सोचिए विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा में जाने वाले मुख्यमंत्री और उनके विधायक भी बारिश में फंस गए। जयपुर में इस बारिश से शहर के में कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा आपको हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट देखकर होगा।
के पास जो निचली बस्तियां थी उनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए, कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और कई जो मकानों में पहाड़ से मलबा जो टूटकर आया है वो पूरी तरीके से गिर गया है। और दुखद बात सबसे बड़ी ये है कि अभी तक कोई भी ना एसडीआरएफ से, ना एनडीआरएफ से, ना सरकार की तरफ से कोई भी बचाव कार्य नहीं आया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये शायद सालों में, कई सालों में इस तरीके की ये तस्वीर पहली बार देखने को मिली है कि इतना ज़्यादा पूरी तरीके से जलमग्न पूरे शहर हो गया है और पूरी भारी बारिश से पूरी जो कच्ची बस्तियां हैं वो पूरी तरीके से डूब गई है। बचाव कार्य के नाम पर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सरकार, अशोक गहलोत सरकार अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। शहर पूरा डूब रहा है, विधायक बाड़े बंदी में है और हकीकत में जयपुर शहर का बुरा हाल हो गया है। आपने देखा जयपुर में बारिश ने सब कुछ रोक दिया और मैंने दिखाया कि कांग्रेस के विधायकों की बस को भी डुबो दिया, लेकिन मौका ऐसा था, सरकार ने सारी ताकत लगा दी इस बस को निकालने के लिए ताकि विधायकों को वक्त पर विधानसभा पहुंचा दिया जाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने विश्वास मत पेश करने का ऐलान कल ही कर दिया था। विपक्ष भी अविश्वास का प्रस्ताव लेकर तैयार था, इसलिए बारिश और मौसम भी विधायकों को असेंबली में पहुंचने से रोक नहीं पाया। हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खटास पैदा हुई थी वो बारिश ने ऊपरी तौर पर जरूर धो दी। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, चीफ मिनिस्टर ने विश्वास प्रस्ताव रखा और वॉइस वोट से कॉन्फिडेंस मोशन पास भी हो गया। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान ज्यादा हंगामा भी नहीं हुआ, भाषण भी वैसे ही थे जैसी उम्मीद थी। कांग्रेस के नेताओं ने, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने की नाकाम कोशिश करने का इल्जाम लगाया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी हाईकमान ने तय कर रखा है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं चलने देंगे और उन्होंने तय कर रखा है कि सरकार गिरने नहीं देंगे। मेरे संदर्भ में सदन में रखी विधानसभा में विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जब हमले किए तो कहा कि बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस सरकार गिराने की कई बार कोशिश की। मैं माननीय सम्मानित नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूँगा, आपकी कोई चाल, हमारा जो कुंबा बैठा हुआ है इसको आप कितनी कोशिश कर लोगे, आप, आपके साथी, आपके हाईकमान जिसे तय कर रखा है राजस्थान सरकार को मैं गिरा के रहूँगा और मैं तय कर चुका हूँ किसी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। आपने बड़ी खूबसूरती से बातें करी सीएम, डिप्टी सीएम के बारे में। आप कौन होते हो बोलने वाले हमारी पार्टी के बारे में? आप कौन होते हो? बीजेपी के एमएलए राजेंद्र सिंह राठौड़ ने गहलोत पर और कांग्रेस पर एक शेर पढ़कर हमला किया था। इसका जवाब गहलोत ने उसी अंदाज में दिया। राठौड़ साहब ने कहा तो इधर उधर की बात न कर, मुझे पता नहीं आपका मकसद क्या था, तो मैंने मेरे दोस्त वो पूरा शेर मंगाया है, आपको तो मैं पढ़ के सुना दूं उसको। वो शेर पूरा ये है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे, मुझे राजजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है, तू जो नेता बना फिरता है उसका सवाल है तुम्हारा और हमारे माननीय आमिर जाने वाले सदस्य के, तुम दोनों का और एक केंद्रीय मंत्री का, तुम्हारी रहबरी का सवाल है कि कारवा क्यों लुटा। आप लोग नेतागिरी कर रहे थे सरकार गिराने के लिए, ये बताओ आप। मैं बताऊं काफिला क्यों लुटे। वो जो काफिले का रहबर था, जो लीडर था, वो था राजजनों से मिला हुआ, वो खुद ही मिला हुआ था लुटेरों से। उसे काफिले की फिक्र न थी, उसके काफिले की फिक्र न थी, उसे रहजनी का ही काम था, उसे खुद का काम यही था। आज गहलोत की कोशिश थी कि जो कुछ हुआ दोष बीजेपी के सिर पर डाला जाए और बीजेपी का फोकस कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर था। चर्चा के दौरान न तो राजस्थान में विकास के काम की बात हुई, न किसी ने बारिश से बेहाल जयपुर की चर्चा की, न कोरोना पर कोई गंभीर बात हुई। सबसे बुरी हालत में आज सचिन पायलट थे। एक तो उनकी सीट बदल दी गई, पहले वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सबसे आगे वाली लाइन में चीफ मिनिस्टर के बगल वाली सीट पर बैठते थे। आज बीच वाली रो में उस जगह बैठे थे जहां सत्ता पक्ष के विधायकों की आखिरी लाइन है। बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने सचिन पायलट को ही कुरेदने की कोशिश की।
विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि गहलोत बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन क्या सचिन पायलट को निकम्मा कहने के लिए गहलोत को बीजेपी ने मजबूर किया था? कटारिया ने जैसे ही कहा तो ये वही बात हुई कि बीवी से झगड़ा हो जाए और बस न चले तो बच्चों को थप्पड़ लगा दो। इस बात पर गहलोत काफी परेशान दिखाई दिए। सदन में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी उठकर चिल्लाने लगे। गुलाब चंद कटारिया को काफी भला बुरा कहा। पहले दिन से 18 महीने तक अगर आप ये कहो कि मैं उप मुख्यमंत्री का 18 महीने से शक्ल नहीं देख, मैं बातचीत नहीं करता हूं, नकारा है, नाजोगा है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ये मैंने बुलवाया था आपसे? ये मैंने तो नहीं बुलवाया, मैंने तो नहीं कहा, बीजेपी ने तो आपको ये नहीं कहा कि आप ये बोलो जिससे आपका मामला ठीक बैठ जाए। गलती आप करो, दोष हम पे मंडो, और बार बार जब कभी भी पत्नी से झगड़ा हो जाता है ना, तो पत्नी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बच्चे के थप्पड़ मारते हैं। सुना मैंने क्या कहा था? आपने सुना है? बिना सुने क्यों बोल रहे हो? सुनी हुई बातों में क्यों बोल रहे हो? पहले जाके सुनिए। ऐसा है कि मैंने अकेले नहीं सुना है, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने सुना है। कुछ समझने की कोशिश करो। महात्मा गांधी का नाम लेकर के दुकानदारी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, याद रख लेना। ये बात का, इस बात का सरकार गिराने निकले थे। क्या है दुकानदारी? क्या होता है ये? होश में रहिए, अपनी लिमिट में रहिए। ऐसा नकारा प्रतिपक्ष नेता नहीं देखा हमने। जो आवाज पीछे से आ रही थी, प्रतिपक्षी नेता को नकारा कह रही थी, ये राजस्थान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की थी। ऐसा कब होता है कि सदन में संसदीय कार्य मंत्री खुद ही शोर शराबा करे, हंगामा करे और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे। और यह भी कम होता है कि चेयर पर बैठे स्पीकर इस तरह के आचरण को नोटिस में लें और तुरंत मंत्री को बुरी तरह से डांट दें। लेकिन राजस्थान विधानसभा में ये दोनों काम हुए। जैसे ही मंत्री ने मर्यादा की सीमा लांघी तो स्पीकर सीपी जोशी नाराज हो गए। उन्होंने पहले मंत्री को रोका, जब नहीं माने तो मुख्यमंत्री से कहा कि अपने मंत्री को रोकिए वरना एक्शन लूंगा। सीपी जोशी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने मंत्री शांति धारीवाल से कहा, अगर इसी तरह का व्यवहार करना है तो इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपका आचरण पद की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आप नहीं बोल सकते, मतलब आपको अधिकार नहीं है। गलत तरीका उसका रेज करने का, आप संसदीय मंत्री हैं, वो गलत बोल रहे हैं, तरीका लाने का कैसे बोलेंगे? बीच में बोलेंगे हम? आप प्लीज, फिर मैं कह रहा हूं आपको, फिर मैं आपको कह रहा हूं नहीं बोलेंगे आप। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अपेक्षा करता हूं कि संसदीय मंत्री और आपके मंत्री के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य यदि सदन में यदि आइडियल नहीं बनाना चाहते हैं और यदि रॉन्ग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आई विल नॉट प्रेफर टू बी चेयर स्पीकर ऑफ द हाउस। मुझे पसंद भी नहीं है चीज भी। जब मैं इनको कह रहा हूं तो आपको भी कह रहा हूं, सदन में सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं आपकी भी है। आप इतने सीनियर आदमी बैठे बैठे बोले यार मैं काय का खड़ा हूं? आप क्या उदाहरण देना चाहते हैं? नए आदमी के सामने स्पीकर ऑन लेग और बैठे बैठे बोल रहे हैं और हम पार्लियामेंट मिनिस्टर भी हैं। दो चीजें नहीं हो सकती। आप डोंट बी पार्लियामेंट मिनिस्टर, बिहेव लाइक एमएलए, इट कैन बी टॉलरेटेड, बट बीइंग ए मिनिस्टर आई डोंट एक्सपेक्ट दैट यू डू ऑल दिस थिंग्स। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, मैं आई प्रेफर नॉट टू बी ऑन द चेयर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि विधानसभा के स्पीकर सेशन के दौरान सीटिंग अरेंजमेंट में बदलाव पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। सचिन पायलट की सीट बदल दी गई। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को पीछे की तरफ बिठाया गया। सचिन को निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के बगल वाली सीट अलॉट हुई, लेकिन पायलट 127 नंबर की सीट पर ही बैठे। चर्चा के दौरान इस बात को लेकर उनका दर्द सामने भी आया। उन्होंने कहा पहले वो आगे बैठते थे, आज बॉर्डर के करीब बैठे हैं, लेकिन बॉर्डर पर सबसे मजबूत सिपाही ही तैनात होते हैं। पायलट ने कहा जब तक वो यहाँ बैठे हैं तब तक सरकार सुरक्षित है। अध्यक्ष जी, जब आपने मेरी सीट में बदलाव किया, मैं सुबह 11:15 बजे हाउस के अंदर आया और सीट को यहां पर पाया। लेकिन पहले जब मैं वहां बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी है।
2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है, पक्ष है, विपक्ष है, और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें बोली जाएंगी। समय के साथ साथ सब बातों को खुलासा होगा। जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं, और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। जब हमने कल संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म कर आज सदन में जब प्रवेश किया है, तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। आपको बताना चाहता हूं। राजस्थान में सियासी आग कैसे ठंडी हुई ये आपने देखा, लेकिन कर्नाटक के बेंगलुरु में आग सियासत के लिए लगाई गई थी, ये मैं आपको दिखाता हूं। और यह आग आज भी सुलग रही है। बेंगलुरु में हालात शांत हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। अब यह पूरी तरह साफ हो गया कि बेंगलुरु में दंगा भड़का नहीं, भड़काया गया था। आग लगी नहीं, लगाई गई थी। थाने पर हमला कराया गया था, प्री प्लान्ड था। मोहम्मद साहब के खिलाफ फेसबुक पोस्ट के स्क्रीनशॉट को जानबूझकर दंगा भड़काने के लिए वायरल किया गया था। मकसद था हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें। और इस पूरी साजिश के 3 किरदार थे, जिन्होंने कुछ ही घंटों में बेंगलुरु को आग के हवाले करने का इंतजाम कर दिया। 3 लोगों ने 3000 दंगा करने वालों को इकट्ठा कर लिया। आज हमारे संवाददाता राघवन ने बेंगलुरु में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की एक परत खोलकर। राघवन ने बताया कि बेंगलुरु में दंगों के मामले में अब तक 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 11 एफआईआर डीजे हल्ली और 11 एफआईआर केजे हल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। 9 स्पेशल टीम्स पूरे मामले की हर एंगल से जांच कराने के लिए लगाई गई हैं। कर्नाटक की सरकार अब एसडीपीआई पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान आज कांग्रेस के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने भी पुलिस कंप्लेंट फाइल की, जिसमें 3 करोड़ रुपए की हर्जाने की मांग की गई है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले बात दंगे के 3 मास्टरमाइंड की। कौन है वो 3 मास्टरमाइंड जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है? बेंगलुरु में हुए दंगों का पहला किरदार है फिरोज पाशा। ये कांग्रेस का नेता रह चुका है, लेकिन फिलहाल उसने कांग्रेस से अलग होकर टीपू ब्रिगेड बनाई है। फेसबुक प्रोफाइल में उसने खुद को पीएफआई का काडर और एसडीपीआई का सपोर्टर बताया है। फिरोज ने ही वो फेसबुक पोस्ट लिखी थी जिस पर कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे नवीन ने कमेंट किया था, और जिसके बाद पूरा हंगामा शुरू हुआ। फिरोज ने पहले तो हिंदू देवी देवताओं को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया, कमेंट लिए। इसके बाद नवीन ने जो टिप्पणी की उसको वायरल कर दिया, और 11 अगस्त को फिरोज ने केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाया। 100 से ज्यादा लड़कों को दंगा करवाने भेजा और सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर सैकड़ों लोगों को वहां जमा किया। इसके सारे सबूत पुलिस के पास हैं। फेरोज पाशा वो शख्स है जिसकी वजह से इस पूरे फसाद की शुरुआत हुई। पुलिस की माने तो फेरोज पाशा के फेसबुक पोस्ट पर ही नवीन ने एक विवादित कमेंट किया था, जो बेंगलुरु दंगे की वजह बना। फेरोज पाशा का रोल यहां तक सीमित नहीं है। पुलिस की माने तो दंगे के दौरान सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जुटाने और स्पॉट पर पहुंचकर उन्हें उकसाने का काम भी फेरोज पाशा ने ही किया। पुलिस के मुताबिक नवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के बहाने एसडीपीआई नेता मुजम्मिल पाशा ने इस दंगे की साजिश को रचा। पुलिस स्टेशन में अपने 150 सदस्यों के साथ वो यहाँ पर आया। पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो नवीन को भीड़ को सौंप दे, लेकिन जब पुलिस ने
ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसने दंगाइयों को उकसाया, जिसके बाद डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी इन 66 गाड़ियों को आग लगा दी गई। अब आपको बताता हूं बेंगलुरु में हुई हिंसा के दूसरे मास्टरमाइंड के बारे में। यह मास्टरमाइंड है एसडीपीआई की स्टेट यूनियन का सेक्रेटरी मुजम्मिल पाशा। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दायर की गई है उसमें आरोपी नंबर 2 मुजम्मिल पाशा है। मुजम्मिल पाशा का रोल इन दंगों में काफी अहम है। पाशा ने भीड़ को उकसाया। पाशा ने नवीन के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर लोगों को उकसाया। वो केस दर्ज कराने पुलिस स्टेशन आया, लेकिन वहां आने से पहले उसने लोगों को भड़का दिया था। जिस वक्त ये शख्स थाने में था उस वक्त थाने के बाहर आगजनी शुरू हो चुकी थी। कर्नाटका के होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इन दंगों में एसडीपीआई की भूमिका सामने आ रही है। हिंसा को लेकर अब तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब सरकार एसडीपीआई पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಚುನಾವಣೆಯ पिछले चुनावों में जो हुआ, आने वाले चुनावों को देखते हुए वहां जो हो रहा है, उससे साफ है कि यह घटना राजनीतिक मतभेद का नतीजा है। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था को भंग करने की जो साजिश एसडीपीआई की है, वो भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है। मैंने पहले भी कहा है कि इस दंगे में एसडीपीआई की भूमिका की गंभीरता से जांच हो रही है। इसके साथ ही इलाके के पार्षदों के रोल को लेकर भी सूचनाएं मिल रही हैं। हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। इस हिंसा में अब तक 206 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में तोड़फोड़ में आग लगाने में जो आरोपी थे उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। कल रात जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले पुलिस ने आज 147 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिनमें हजरत मोहम्मद साहब पर कमेंट करने वाला नवीन भी शामिल था। So far, we have produced 147 people before the court. अब तक हमने गिरफ्तार किए गए 147 लोगों को कोर्ट में पेश किया है। इनमें वो आरोपी भी शामिल हैं जिसने फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। बाकी 146 आरोपी वो हैं जो हिंसा, लूटपाट, आगजनी, पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ में शामिल थे। कल देर रात हमने और भी लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ चल रही है। उनकी भूमिका को वेरीफाई किया जा रहा है। इस काम के पूरा हो जाने के बाद उन्हें भी जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। बेंगलुरु हिंसा का तीसरा किरदार है कलीम पाशा, कांग्रेस का नेता और वहां की लोकल पार्षद का हस्बैंड। कलीम पाशा का इस हिंसा में बड़ा रोल है। कलीम पाशा पहले इस इलाके का काउंसलर था, लेकिन इस बार सीट महिलाओं के लिए रिजर्व थी, तो अपनी वाइफ को इलेक्शन लड़वाया और वो जीत भी गई। कलीम पाशा ने ही 11 अगस्त को लोगों को मैसेज भेजकर बुलाया और ये कहा कि मोहम्मद साहब पर कमेंट करने का ऐसा बदला लिया जाए जिसकी चर्चा हर तरफ हो। कलीम ने अपने समर्थकों से कहा कि उसमें कोरोना के सिम्टम्स हैं, इसलिए वो खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम लोग नवीन को ऐसा सबक सिखाना कि हर कोई याद रखे। कलीम के कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ कनेक्शन है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और फॉर्मर होम मिनिस्टर केजे जॉर्ज के साथ वो अक्सर दिखाई देता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज कुछ नए किरदार सामने आए, कुछ पुराने वीडियो सामने आए। ये वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि आज ईडी ने कौन से नए किरदारों से बात की, सुशांत के पैसे के ट्रांजैक्शन ट्रेल पता लगाने के लिए किसको बुलाया। ईडी ने सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट और घर के केयरटेकर दीपेश सावंत और फॉर्मर मैनेजर रजत मेवाती को पूछताछ के लिए बुलाया। 14 जून को जिस दिन सुशांत की मौत हुई, दीपेश सावंत घर पर मौजूद था। दीपेश सावंत से मुंबई और बिहार की पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने आज सुशांत के फॉर्मर मैनेजर रजत मेवाती से लंबी पूछताछ की। मेवाती सुशांत के स्टाफ को मैनेज करता था, वो स्टाफ की सैलरी देने का काम करता था। मेवाती पैसों के लेन देन का काम भी देखता था। मेवाती को लेकर एक वीडियो भी आज सामने आया। इस वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ तंवर रजत मेवाती को डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखकर और सुनकर आप समझ जाएंगे कि सुशांत की बहन और जीजा पैसों के लेन देन में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं और रजत मेवाती से गड़बड़ी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं।
नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था? अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? नाम बोलो। नाम जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट, जल्दी नाम लो। नाम, इसके अलावा कुछ नाम, सिर्फ नाम। किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको? सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जाने नहीं दूंगा बाहर पाएगा यहाँ से। अरे मैं पुलिस बुला रही हूँ, तुम बात क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैं वैसे भी नहीं जाने दूंगा इसको बाहर। और जो मैं कर सकता हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुझे अंदाजा भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है, और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है? बोलना क्या चाह रहा है? नाम चाहिए मुझे, 1 सेकंड रुक जाए। लेट मी कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन। इस पूरी बात को रिकॉर्ड किया गया और ये साफ लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म स्टार थे, उनके घर में गड़बड़ हो रही थी और परिवार के लोग उसको जानने की कोशिश कर रहे थे। सुशांत की मौत के बाद तरह तरह की बातें कही गई, कहा कि सुशांत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो डिप्रेशन में थे। इस बात को गलत साबित करने के लिए आज कुछ वीडियो सामने आए। इनमें से कुछ वीडियोज में सुशांत अपने परिवार के साथ मस्ती करते दिखाई दिए। एक वीडियो में सुशांत भगवान की भक्ति में लीन दिखाई दिए। सुशांत के बारे में एक और बात कही गई कि सुशांत का परिवार से रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन इस बात को गलत साबित करने वाला वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन के साथ कार में सैर करने निकले। इस लड़के का नाम जानते हैं? नहीं, गुलशन इन्हें लिखवा रखा है। एक और वीडियो सामने आया, इसमें सुशांत अपनी दूसरी बहन मीतू के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। आज एक चौंकाने वाली खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण को आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी ठहराया, क्योंकि प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक कमेंट किए थे, जजेस पर करप्शन के इल्जाम लगाए थे। इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया, सुनवाई की और आज प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी करार दिया। उनको सजा क्या मिलेगी, इसका फैसला 20 अगस्त को होगा। कानून तो है कि इस मामले में 6 महीने की जेल भी हो सकती है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को छोड़ दिया। ट्विटर ने अपनी तरफ से कहा कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर कौन क्या लिखता है इसकी जिम्मेदारी ट्विटर की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को माना और ट्विटर को छोड़ दिया।